नमस्कार दोस्तों। आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, सभी मस्त होंगे। सभी को राम राम दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आए हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख रहे हो। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की एक सीरीज चालू कर रहे हैं। और ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों इसमें मैंने जो अपनी पिछली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यू हैं, और वो भी कौन से टॉप 2000 प्रश्न। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 2000 टॉप प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं। इनका पूरा संपूर्ण व्याख्या सहित इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें अगर एक भी क्लास आपकी मिस होती है तो बहुत बड़ा आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान हो सकता है आपको। तो ये जो सीरीज है इसके अंदर एक एक क्वेश्चन बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन होंगे, और सारे जो क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से आए हुए हैं। तो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आज पहली क्लास स्टार्ट होगी। इसके अंदर दोस्तों थोड़े थोड़े से क्वेश्चन हम लेकर चलेंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनका पूरा व्याख्या सहित हल होगा। अब ये सीरीज कौन सी भर्ती के लिए है? तो किसी पर्सनल एक भर्ती के लिए नहीं है। कोई सी भी आपकी, चाहे सेंटर एग्जाम हो, चाहे दोस्तों आपकी स्टेट एग्जाम हो, यानी कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए होगा। जो टेक्निकल की आईटीआई या फिर डिप्लोमा से रिलेटेड दोस्तों जो भी टेक्निकल की भर्ती परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए ये जो सीरीज है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको पता है, जो भी इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड है या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है उन सभी के अंदर दोस्तों ये होंगे। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगी। आइए दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ तो ये है और एक तरफ दोस्तों मास्टर कैप्सूल चलता रहेगा जो दूसरे चैनल पे है, आदर्श टेक्निकल क्लासेज दौसा वाले चैनल पर। ठीक है, ये आदर्श टेक्निकल क्लासेज है, तो इस पर बैक टू बैक डेली के डेली ये क्लासेज आती रहेगी। और वहां पे मास्टर कैप्सूल के लिए उस चैनल पर आप जाकर के उनको मास्टर कैप्सूल की क्लासेज देख सकते हो। आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, और यहाँ पे पहला प्रश्न आता है आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट के पैन स्टॉक में जल प्रवाह के नियंत्रण के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? ये कह रहा है कि एक प्लांट है, कौन सा? हाइड्रो पावर प्लांट। और दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट यानी पैन स्टॉक है, तो पैन स्टॉक में जल प्रवाह के नियंत्रण के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार होगा? अब पहले तो ये समझिए कि हाइड्रो पावर प्लांट होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे हमने नॉर्मल कहा कि ये एक बहुत बड़ा क्या होता है दोस्तों, समुद्र होता है। तो सॉरी, समुद्र क्या, तालाब होता है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा यहाँ पे। अब ये बहुत बड़ा एक बांध हमने एक बना लिया, और बांध बना करके दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या किया, पानी को स्टोरेज कर लिया। अब यहाँ पे इसके अंदर ये क्या हो गया, पानी स्टोरेज हो गया। और यहाँ पे एक पाइप के माध्यम से हम आगे लेके आते हैं। तो दोस्तों ये पाइप के माध्यम से लेके आते हैं, तो इससे कहते हैं हम प्रेशर टनल। प्रेशर टनल के ऊपर एक छोटा सा क्या होता है, एक अलग टैंक होता है जिसे हम सर्ज टैंक कहते हैं। और यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं, तो दोस्तों अब ये एकदम से नीचे की ओर आते हैं, और ये होता है एक हमारे पास में अलग ही पाइप होता है। और ये जो पाइप होता है इसको कहते हैं हम पैन स्टॉक। क्या कहते हैं इसको? पैन स्टॉक कहते हैं। तो दोस्तों ये जो पैन स्टॉक है ये क्या करेगा, इसका भी अभी रीजन बताते हैं। यहाँ पे होता है एक हमारा टरबाइन, और इसमें से निकलती है ब्लेड। ये तो ये पंखड़ियां हैं, और दोस्तों यहाँ पे फिर यहाँ पे होता है हमारा एक ये अल्टरनेटर, तो ये देता है दोस्तों विद्युत। अब समझो इसमें वर्किंग कैसे होगी। सबसे पहले हम सीधा सीधा कहते हैं कि पानी यहाँ बांध के अंदर बड़ा भरा हुआ है बहुत ज्यादा, और ये पानी पूरा का पूरा मेरे प्यारे दोस्तों इस पाइप के अंदर आता है। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती है, और जो सर्ज टैंक होता है दोस्तों ये एक छोटा जलाशय है। एकदम से पानी जब आगे आता है तो ये पैन स्टॉक है, ये टूटने का खतरा होता है। तो इसे हम
वाटर हैमर एक समस्या होती है, यानी जो एकदम से आता है तो यहाँ टूटने की समस्या होती है, उसको वाटर हैमर कहते हैं। तो वाटर हैमर यानी कि हिल्लोल, हिल्लोल समस्या से बचाने के लिए यहाँ पे इस सर्ज टैंक का दोस्तों क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सर्ज टैंक का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। अब ये पेन स्टोक क्या करता है कि पानी की जो स्थितिज ऊर्जा होती है एकदम से नीचे लाता है, इसका मतलब पानी की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, और गतिज ऊर्जा नीचे आती है तो यहां से ये पानी निकलता है, और जब पानी निकलता है तो ये पंखड़ियां घूमती है और इसको घुमाता है, यानी ये घूमती है, और यहां हमारा होता है टरबाइन। क्या होता है, टरबाइन। दोस्तों ये टरबाइन क्या करता है, ये जो यांत्रिक ऊर्जा होती है इसको और स्पीड से बदल देता है। तो यहाँ पे एक गियर बॉक्स होता है जिसमें होता है दोस्तों गवर्नर, गवर्नर। तो गवर्नर के द्वारा इस टरबाइन की गति को नियंत्रण किया जाता है, और यहाँ कपलिंग के द्वारा अल्टरनेटर को जोड़ दिया जाता है, और यहाँ से बन जाती है विद्युत। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे लगा होता है एक वाल्व, ये वाल्व होता है दोस्तों, और इस वाल्व के द्वारा जिसमें जो पानी आ रहा है, ये वाल्व ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो ये वाल्व के द्वारा पानी को नियंत्रण करना है, और ये यही कह रहा है कि पेन स्टोक में जो जल होता है इसके प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से जिम्मेदार कौन होता है। तो भाई ये यहाँ पे ये वाल्व लगाया जाता है, और इस वाल्व को कहते हैं जल द्वार। क्या कहते हैं, वाल्व हाउस कह दीजिए या जल द्वार कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेस रैक भी होती है, जो कंकर पत्थर आते हैं वो रोक लेता है, ठीक है, और एक होती है ट्रेस रैक। तो यहाँ पे नदी के द्वारा अंदर पानी चला जाता है, तो ये पूरा का पूरा है। और यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों ये जो टरबाइन लगाया सॉरी अल्टरनेटर लगाया जाता है, ये अल्टरनेटर आपके कौन से प्रकार का होता है रोटर के अनुसार। तो दो प्रकार होते हैं, एक होता है सिलेंड्रिकल और एक होता है आपका सिलेंड्रिकल को बेलनाकार, और दूसरा होता है सैलिएंट प्रकार। तो इसमें सैलिएंट पोल प्रयोग वाला जो अल्टरनेटर होता है वो प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों ये होता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जल द्वार होता है, ठीक है। ये स्लुइस यानी जल द्वार कहते हैं। सर्ज टैंक क्या होता है, तो ये सर्ज टैंक हो गया, वाटर हैमर से बचाने का लिए होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों मैंने पूरा एकदम से समझा दिया। क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर कौन सा प्रयोग करेंगे, यहाँ सैलिएंट, सैलिएंट होता है। और यहाँ पे जो हमारा टरबाइन होता है, तो दोस्तों यहाँ पे ये टरबाइन, यहाँ पे जो टरबाइन होते हैं ये तीन प्रकार के हम प्रयोग करते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पे होता है कैपलान, कैपलान, कैपलान टरबाइन होता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे होता है फ्रांसिस, फ्रांसिस टरबाइन, और एक होता है दोस्तों पेल्टन। कौन सा होता है, तो यहाँ पे कहेंगे पेल्टन। तो ये तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक कैपलान टरबाइन होता है, एक फ्रांसिस होता है, और एक होता है पेल्टन टरबाइन। तो यहाँ पे ये तीन टरबाइन हम प्रयोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों होता है यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे, एक सोलर कलेक्टर जो होता है वो सौर ऊर्जा को खालिस्तान में परिवर्तित करके काम करता है। दोस्तों यहाँ पे सोलर कलेक्टर जो होता है सौर ऊर्जा को किस में बदलता है। अब किस में बदलता है, तो ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे विकिरण के अंदर बदलता है, सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, थर्मल ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एक होता है दोस्तों यहाँ पे सोलर, सोलर सेल, सोलर सेल जो होता है ये क्या काम करता है, ये सौर ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, सीधा दोस्तों विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलता है। लेकिन बात चल रही है सोलर सेल की, तो ये दोस्तों सोलर सेल है जो विद्युत यानी सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलता है। सोलर सेल से 0.5 वोल्ट दोस्तों क्या बनती है, डीसी मिलती है, ठीक है। अब ज्यादा डीसी करनी है तो अनेक सोलर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हो। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, सोलर कलेक्टर। तो दोस्तों सोलर कलेक्टर क्या काम करता है, सोलर कलेक्टर जो
इस सोलर सेल के अंदर का एक भाग होता है छोटा सा, तो ये क्या करता है, सौर ऊर्जा जो होती है ना, सौर ऊर्जा को दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा में बदलता है, जैसे ताप बढ़ता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो वहां से दोस्तों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तारों में प्रवाहित करते हैं, और वही तो क्या है, हमारी धारा होती है। तो यहाँ पे एक सोलर कलेक्टर जो होता है सौर ऊर्जा को किसमें चेंज करेगा, ऊष्मीय यानी तापीय ऊर्जा में, और ऊष्मीय ऊर्जा को ही तो हम थर्मल एनर्जी कहते हैं भाई, थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों राइट ऑप्शन बोलो क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि सौर ऊर्जा यानी रासायनिक ऊर्जा कौन निकालता है, तो हम कहते हैं भाई साहब एक तो सेल भी होता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में एकत्रित कर लेता है यहाँ पे, ठीक है, सारे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, थर्मल ऊर्जा होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दूर के संबंध से यानी रिमोटली तापमान को मापता है, पीजोमीटर है, मैनोमीटर है, पायरोमीटर है, जायरोमीटर है और टैकोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कोई यंत्र बताओ जो तापमान को मापता है, लेकिन कैसे, दूर के संबंध में यानी बिना स्पर्श किए माप ले। जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको कौन मापेगा, तो सूर्य तो भाई साहब लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, उसको कौन मापेगा, तो हमारे पास में एक यंत्र होता है दोस्तों, कौन सा, पायरोमीटर। पायरो जो मीटर होता है ये बहुत ही दोस्तों उच्च तापमान को मापता है। यहाँ पे कहेंगे उच्च ताप, उच्च ताप को दोस्तों मापने वाला जो मीटर होता है यही होता है आपका पायरोमीटर। और जो पायरोमीटर होता है ये बिना स्पर्श, तो दोस्तों बिना स्पर्श के ये क्या कर लेता है, माप लेता है। तो बिना स्पर्श के दोस्तों आपका जो पायरोमीटर होता है ये तापमान को आसानी से क्या कर लेता है, माप लेता है। उच्च तापमान जैसे मैं कहूं, या तो दोस्तों जैसे विद्युत भट्टी है, जैसे कि दोस्तों सूर्य का, यहाँ पे सूर्य का ताप हो गया, विद्युत भट्टी हो गई, आदि जो तापमान होते हैं उनको मापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे सीधा सीधा हम कहेंगे भाई पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों टैकोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है यहाँ पे हम कहेंगे मोटरों की, जी हाँ दोस्तों, मोटरों की जो घूर्णन गति होती है, या फिर दोस्तों जो वाहनों की रेखीय गति होती है जिसको किलोमीटर पर हावर के अंदर मापा जाता है, और मोटरों की जो होती है यहाँ पे हम कहेंगे रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम के अंदर मापा जाता है। तो यहाँ पे हम दोस्तों प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आता है 4 नंबर, एक समान व्यास के स्टैंडर्ड से भरे कुल कुंडलाकार स्थान के साथ समकेंद्रिकता पूर्वक यानी कॉन्सेंट्रिकली फंसे हुए केबलों में स्टैंडर्ड की कुल संख्या किसके द्वारा दी गई है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ पे समझना ध्यान से, ये ऐसे बोल रहा है कि एक दोस्तों सीधा चालक तार है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा तार लपेट करके दोस्तों यहाँ पे इस तार को बनाया गया है, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि जरूरी नहीं है एक हो, अंदर दोस्तों यहाँ पे स्टील के तार की जो संख्या होती है वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे ये अंदर स्टील का तार है और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे, इस प्रकार से दोस्तों क्या है, अनेक सारे इस पे ये तार और लपेट करके दोस्तों बनाया गया है। तो यहाँ पे सिरोपरि जो चालक लाइन होती है वो चाहे आपके वितरण लाइन हो चाहे आपके पारेषण लाइन हो मेरे प्यारे दोस्तों। अब वो ये कह रहा है कि ये संरचना आपके पास है और इसमें कितने चालक प्रयोग किए जाते हैं
वो बता दो। तो दोस्तों यहां से आपके एक तो मोटाई ज्ञात की जाती है और एक ज्ञात की जाती है यहाँ पे चालकों की संख्या। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है एन बराबर दोस्तों स्टैंडर्ड की संख्या और छोटा एन लेयर की संख्या है। यहाँ पे 2n आपको दी गई है, n का मतलब तो दे दिया, यहाँ पे चालकों की पूरी संख्या कितनी है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हम ज्ञात करते हैं वो कैपिटल N बराबर, तो हम कहते हैं यहाँ पे 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस में दोस्तों 1, यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों ये सूत्र है। अब इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, n यानी यहाँ पे पूरा का पूरा हम आसानी से क्या ज्ञात कर लेंगे, यहाँ नंबर ऑफ संख्या ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों सपोज करते हैं यहाँ पे हम ये कहते हैं कि परत कितनी है, तो यह 1 2 3 4, अगर मैं रखूं तो 3 इंटू 10 यानी n की जगह क्या रखूंगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस में दोस्तों 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48 माइनस 3 चौक 12 और प्लस में दोस्तों 1। तो यहां पे मैं कह रहा हूं भाई यहां 12 इसमें से मैं घटाऊंगा तो कितना बच गया, 6 हो गया और यहां पे 3, 36 प्लस में दोस्तों 1, तो यहां पे मेरा आंसर आ गया जैसे 37। लेकिन दोस्तों हमसे तो सूत्र पूछ रहा है वो, अब सूत्र पूछ रहा है तो सूत्र कहाँ है, तो दोस्तों यहां पे देखो पहली बात तो माइनस से आप पकड़ सकते हो, लेकिन गुरुजी आपका सूत्र अलग है और ये सूत्र अलग है, थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ दीजिए भाई साहब। ये कोष्टक के अंदर है, ये कोष्टक के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, हम देखो ध्यान से देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3n है, इसको अंदर इंटू करें तो 3n और n है तो स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो 3n स्क्वायर और 3n फिर जाएगा तो माइनस 3n प्लस में 1, तो ये सूत्र बना कि नहीं बना, यानी इसको खोल के ये लिख दिया, आप इसको ये कर दो, तो ये 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, तो यही तो आया। अरे भाई यही तो आया, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है ये राइट। कब, जब इस तरह कोई भी चालक होता है तब। मेरे दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो ACSR चालक तार है ये कितने प्रकार के होते हैं, कई सारे आकार में प्रकार होते हैं। ये आपके रेबिट प्रकार का भी होता है, डॉग प्रकार का भी होता है, पैंथर प्रकार का भी होता है, ये जेब्रा प्रकार का भी होता है और मूज प्रकार का भी होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों यहाँ पे आप मास्टर कैप्सूल के अंदर मैंने डाल रखा है, तो मास्टर कैप्सूल की क्लास के अंदर आप जाकर के प्लेलिस्ट में और ये सारी चीज आप देख सकते हो, क्योंकि इनके बारे में पूरी डिटेल से मैंने चर्चा की है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने हाजिर है। यहाँ पे 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस सेल में उच्च EMF होता है। एक होता है दोस्तों डेनियन सेल, एक होता है एडिसन सेल, एक होता है लेक्लांची सेल, एक होता है यहाँ पे कैडमियम सेल, एक होता है दोस्तों लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल का मतलब दोस्तों संचायक सेल, यहाँ पे इसी को कहते हैं हम सीसा, सीसा संचायक सेल। तो सीसा संचायक सेल दोस्तों जो लेक्लांची सेल होता है, इसका दोस्तों लेक्लांची सेल होता है, इसका कितना होता है तो 1.35 से लगभग हम कहते हैं 1 पॉइंट दोस्तों 40 तक इसका EMF होता है। एक होता है दोस्तों कैडमियम, एक होता है एडिसन, एक होता है डेनियल सेल। डेनियल सेल जो दोस्तों होता है वो 1.1 वोल्टेज का होता है आपका। ठीक है, एक जैसे प्राइमरी के अंदर मैं बात करूं वोल्टाइक सेल तो उसका 1.08 वोल्टेज होता है। यहाँ पे दोस्तों एडिसन सेल होता है और एडिसन सेल जो होता है वो भी दोस्तों 1.4 के समथिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे एक होता है कैडमियम जो 1.45 होता है, 1.45 वोल्टेज होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लेड एसिड सेल होता है, इसमें दोस्तों प्रत्येक जो सेल होता है वो पूर्ण चार्जिंग के समय 2.2 वोल्टेज का होता है। कितना होता है 2.2 वोल्टेज का होता है। अब यहाँ पे आप आसानी से पता लगा सकते हो, तो दोस्तों 2.2 सेल और लेड एसिड जो सेल है बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट सेल होता है। लेड एसिड सेल जो होता है सबसे भारी सेल होता है, सबसे ज्यादा
देर तक कार्य करने वाला होता है, क्योंकि आपको पता है इन्वर्टर में इनमें सब में जो प्रयोग करते हैं वो लेड एसिड सेल लेते हैं। दोस्तों इसकी एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। पॉजिटिव प्लेट की जो संख्या होती है, पॉजिटिव प्लेट की संख्या होती है दोस्तों, एक कम लेते हैं, एक कम रखते हैं, और इसकी जो संख्या होती है दोस्तों, इसकी जो संख्या होती है वो एक अधिक होती है। एक क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। यहाँ पे पूर्ण चार्जिंग के समय 2.2 होता है, और जब डिस्चार्ज हो जाता है तो डिस्चार्जिंग में दोस्तों 1.8 वोल्टेज से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हमको क्या आ जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वेव वाइंडिंग को खालिस्तान की डीसी मशीन में नियोजित किया जाता है। हाई करंट लो वोल्टेज रेटिंग, लो करंट हाई वोल्टेज रेटिंग, हाई करंट हाई वोल्टेज रेटिंग, लो करंट लो वोल्टेज रेटिंग, और विकल्पों में से सभी। दोस्तों इसको ऐसे समझो, यहाँ पे ये तो पूछ रहा है एक, हम दो पढ़ते हैं। यहाँ पे एक वाइंडिंग होती है आपकी लेप वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग एक होती है दोस्तों, यहाँ पे लैप वाइंडिंग, एक होती है दोस्तों आपके कौन सी, वेव वाइंडिंग। तो हम कहते हैं ये वेव वाइंडिंग। अब दोस्तों लेप और वेव, ये जो वाइंडिंग होती है ये आपकी एक प्रकार की दोस्तों कौन सी वाइंडिंग होती है, समांतर वाइंडिंग होती है। और ये वाइंडिंग होती है एक प्रकार की कौन सी, तो मैं ये कहूंगा श्रेणी वाइंडिंग। क्लियर? अब यहाँ पे दोस्तों समांतर जो वाइंडिंग होती है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा, समांतर वाइंडिंग होती है। समांतर में भाई क्या समान होता है, क्या समान होता है, तो हम कहते हैं समांतर में वोल्टेज समान होता है। अरे वोल्टेज क्या होता है, समान। जो समान होता है वो निम्न होता है, वो क्या होता है, निम्न। तो भाई असमान क्या होता है, असमान, असमान क्या होता है, तो हम कहते हैं समांतर में असमान धारा होती है, और धारा क्या हो जाएगी, उच्च। तो हम कहेंगे कि इसमें धारा का मान तो होता है उच्च, और यहाँ पे वोल्टेज का मान होता है क्या, तो हम कहेंगे निम्न। इसका मतलब ये हो गया कि लेप वाइंडिंग जो है वो उच्च धारा और निम्न वोल्टेज के लिए दोस्तों प्रयोग की जाती है। जरा इधर देखिएगा, श्रेणी, श्रेणी के अंदर क्या समान होता है, मैं कहता हूं श्रेणी के अंदर तो दोस्तों धारा समान होती है। जो समान होता है वही तो क्या होता है, वही निम्न होता है। ऐसे याद रखो, जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे 100% आपका एक एक कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं वेव वाइंडिंग श्रेणी के अंदर समान कोण है, समान धारा है, जो समान है वो निम्न है। तो यानी कि धारा तो बोलो क्या हो जाएगी, निम्न हो जाती है, और वोल्टेज बोलो क्या हो जाते हैं, वोल्टेज मेरे लाडलो यहाँ पे उच्च हो जाता है। वोल्टेज क्या हो जाता है, यहाँ पे उच्च हो जाता है। तो यानी लेप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, ये समांतर वाइंडिंग, ये श्रेणी वाइंडिंग। इसमें दोस्तों वोल्टेज समान होता है तो निम्न होता है, यानी धारा उच्च होती है, वोल्टेज निम्न होता है। यहाँ पे धारा दोस्तों क्या होती है, निम्न होती है, वोल्टेज क्या होता है, उच्च। इसमें समांतर पथों की संख्या, समांतर पथों की संख्या की अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ए बराबर क्या करना है, पी करना है। यानी कि दोस्तों जितने भी पोल होते हैं वो पोल के बराबर क्या होंगे, समांतर पथ होते हैं। यानी कि इसमें याद रखना एल ए पी। तो इसमें ए बराबर क्या है, इसी के अंदर छुप रहा है ए बराबर पी, तो ए बराबर पी। ठीक है, इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पे हम समांतर पथ की बात करते हैं, यानी पथों की जो संख्या होती है वो फिक्स है, ए बराबर 2। इसमें पोल की संख्या पे निर्भर नहीं करता है, पोल चाहे कितने भी हो हमको कोई मतलब नहीं है। अब आ जाइए भैया, अरे वेव वाइंडिंग पूछ रहा है तो धारा निम्न, करंट हाई करंट काट दो, लो करंट कह रहा है और वोल्टेज उच्च कह रहा है, लो करंट कह रहा है और हाई वोल्टेज कह रहा है तो ठोक दो। लो करंट यानी कि निम्न धारा है, हाई वोल्टेज यानी उच्च वोल्टेज है, ठोक दो। बोलो हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? अगर पूरा कॉन्सेप्ट है तो बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, एक एक प्रश्न, यानी एक प्रश्न के साथ में कम से कम 5-6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, कई कई में 10 तक संख्या पहुंचेगी। तो दोस्तों लगभग हम 2000 टेस्ट सीरीज तैयार, यानी 2000
प्रश्नों की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं। 2000 इंटू अगर 5 करते हो तो 10,000 प्रश्न दोस्तों तैयार होते कि नहीं होते। तो बहुत बड़ा मैराथन ये रहेगा आपका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, जूल का नियम कहता है कि किसी भी गैस की विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा केवल खाली स्थान पर निर्भर करती है। वैसे तो दोस्तों ये आपके फिजिक्स का क्वेश्चन आ चुका है कि यानी जूल का जो नियम होता है, जूल का जो नियम होता है भैया, हमारे यहाँ पे जो जूल नियम होता है वो तो क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर RT होता है। अब इसका तो कहीं दूर दूर तक ही लिंक नहीं है धारा से रिलेटेड तो जूल नियम में, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम कहते हैं, वैसे अगर देखा जाता है तो गैस की जो विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा जो केवल खालिस्तान पर निर्भर करती है, गैस की विशिष्ट आंतरिक दबाव पर, आयतन पर, तापमान पर, दबाव और आयतन दोनों पर और द्रव्यमान पर। तो नॉर्मली सी बात है कि विशिष्ट आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो दबाव और आयतन दोनों पे निर्भर करेगी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अल्टरनेटर खालिस्तान के सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है। अल्टरनेटर की बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर अल्टरनेटर की बात करते हैं तो इसको प्रत्यावर्तक कहते हैं, प्रत्यावर्तक के नाम से जाना जाता है। इसी को दोस्तों हम एसी जनरेटर कहते हैं। इसी को हम सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं, सिंक्रोनस, तो सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। दोस्तों इसकी जो रेटिंग होती है वो, यहाँ पे मैं बात करूं रेटिंग, तो दोस्तों जो रेटिंग होती है वो kVA होती है। इसको दोस्तों प्राइम मूवर यानी कि यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा की दोस्तों आवश्यकता पड़ती है शुरू के अंदर, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसकी जो संरचना होती है वो आपके सिंक्रोनस मोटर के दोस्तों क्या होती है, समान होती है। इसके दोस्तों जो रोटर होते हैं ना, रोटर होते हैं, ध्यान रखना, जो रोटर होते हैं इसके दो प्रकार के होते हैं। एक तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहूंगा बेलनाकार, और एक होता है दोस्तों यहाँ पे कौन सा रोटर होता है, तो सैलियंट प्रकार, जिसे हम समुन्नत प्रकार का कहते हैं। इसकी दोस्तों ये बेलनाकार, यहाँ पे ये इसकी लंबाई दोस्तों ज्यादा होती है और व्यास कम होता है, जबकि इसका दोस्तों इस प्रकार से होता है ये यानी दोस्तों इसका व्यास क्या होता है, ज्यादा होता है और इसकी लंबाई कम होती है। व्यास कम होता है और व्यास ज्यादा होता है, लंबाई कम होती है। इसमें जो पोल की संख्या होती है 6 से दोस्तों 40 होता है, इसमें 2 या 4 होता है पोल, ठीक है। P बराबर N बराबर दोस्तों गति होती है 1500 आरपीएम से लेकर के 3000 आरपीएम तक होती है, और इसकी गति दोस्तों ध्यान रखना 150 से लेकर के इसकी 1000 आरपीएम तक होती है। ये दोस्तों अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूं तो ये उच्च वोल्टेज पैदा करता है, ये निम्न वोल्टेज पैदा करता है। इसका यांत्रिक संतुलन दोस्तों क्या होता है, अच्छा होता है। इसका यांत्रिक संतुलन बेकार होता है। ये आवाज कम करता है, ये आवाज दोस्तों ज्यादा करता है। ये चीज ध्यान रखना। इसमें जो हमिंग ध्वनि होती है वो कम होती है, इसमें ज्यादा होती है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं। और दूसरा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्यावर्तक के सिद्धांत पे काम करता है। तो भाई साहब माइकल फेराडे का जो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण सिद्धांत होता है वो, तो विद्युत चुंबकीय को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये स्वप्रेरण दोस्तों ध्यान रखना ऑटो ट्रांसफॉर्मर सिद्धांत करता है दोस्तों यहाँ पे। अन्योन्य ट्रांसफॉर्मर, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण किस सिद्धांत यानी ऊर्जा संरक्षण जो है ये कहाँ लागू होता है, तो ये थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइएगा कि ऊर्जा संरक्षण कहाँ है। एक होता है द्रव्यमान संरक्षण, एक है ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट आते हैं, खालिस्तान जोड़ को एक वायर नट द्वारा बदल दिया जाता है। तो दोस्तों एक होता है एरियल टैप होता है, प्लेन टैप होता है, रेड टेल होता है, मेरिड होता है, ब्रिटानिया होता है। ये दोस्तों जोड़ के प्रकार होते हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहूँ, जैसे कि जोड़ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों ऐठा हुआ जोड़ होता है, जो यहाँ पे 2 तार होते हैं और ये लेके और आपस में लपेट कर बनाते हैं दोस्तों, तो ऐठा हुआ जोड़ होता है। एक होता है दोस्तों यहाँ पे मेरिड जोड़ होता है, जिसे दोस्तों हम गठबंधन, यहाँ पे गठबंधन जोड़ भी कहते हैं। इसमें दोस्तों
ये एक आठ लगा एक या दो लपेट लगाते हैं और बाकी इसके ऊपर लपेट देते हैं, ये इसके ऊपर लपेट देते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक टी जोड़ होता है, टी जोड़ होता है तो सीधा होता है, और यहाँ से दोस्तों ये उप शाखा निकालने के लिए दोस्तों होता है। यहाँ पे मैं कहूंगा एक होता है यहाँ ब्रिटानिया जोड़, ब्रिटानिया ब्रिटानिया जोड़ होता है। और ब्रिटानिया जोड़ क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से, सॉरी यहाँ पे इस प्रकार से, और एक लेते हैं ये, और इसमें दोस्तों तीसरा तार लेकर के और यहाँ पे लपेट दिया जाता है ये। तो दोस्तों यहाँ पे ये मजबूत जोड़ बन जाता है, और जो तीसरा जोड़ होता है ये 1/3 या फिर दोस्तों 20 SWG होता है। 20 SWG तार लेते हैं, और ये बिल्कुल लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए, सिरों पर जो लाइन होती है उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए मध्य में दोस्तों ये जोड़ हम प्रयोग करते हैं। एक होता है आपका कौन सा, ब्रिटानिया, ब्रिटानिया ब्रिटानिया दोस्तों टी जोड़ होता है, ब्रिटानिया टी जोड़ होता है। और ये कैसे होगा, तो दोस्तों ये ऐसे होगा, और यहाँ पे भी ये लपेट दिया जाता है। तो बड़ी लाइन से छोटी लाइन निकालने के लिए ये प्रयोग करते हैं। एक होता है दोस्तों वेस्टर्न यूनियन जोड़, यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन जोड़ हम प्रयोग करते हैं, वेस्टर्न यूनियन जोड़ होता है। इसमें दोस्तों होता क्या है, इस तरह ये शुरू में बराबर रखते हैं, और फिर ये जो तार है इसके ऊपर लपेट देते हैं, और ये इसके ऊपर लपेट देते हैं। तो ये होता है वेस्टर्न यूनियन जोड़। ये भी दोस्तों उच्च दाब को बहुत ज्यादा सहन करता है, और जो सिरों पर जो लाइन होती है उसके मध्य में दोस्तों इसका हम क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका कौन सा, वेस्टर्न यूनियन जोड़। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टैप जोड़ भी होता है, या टैप गांठ जोड़ होता है। एक दोस्त को यहाँ पे स्कार्फ, स्कार्फ जोड़ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक इस प्रकार से जोड़ होता है दोस्तों, ध्यान रखना ये। तो इन जोड़ को यूं चिपका के और दोस्तों लपेट देते हैं। तो ये घरेलू अर्थिंग के जोड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों ऐंठा हुआ जो जोड़ होता है इसे रेड टेल या पिग टेल जोड़ के द्वारा भी का नाम से जाना जाता है, और ये जो होता है ये वायर नट के द्वारा दोस्तों बदल दिया जाता है। तो ऐंठे हुए जोड़ को यहाँ पे रेड टेल जोड़ के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाता है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा सारांश मैंने पूरा निकाल दिया है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 10 नंबर, इनमें से कौन सा निष्क्रिय घटक है। दोस्तों एक होता है यहाँ पे निष्क्रिय, ध्यान रखना निष्क्रिय, और एक होता है दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा सक्रिय। सक्रिय का मतलब होता है यहाँ पे एक्टिव, एक्टिव, और एक होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे पैसिव। कौन सा होता है, पैसिव होता है। पैसिव का मतलब होता है दोस्तों इसमें आपके ओम का नियम, और यहाँ पे मैं कहूंगा क्रिचॉफ, क्या क्रिचॉफ। तो दोस्तों यहाँ पे ओम का नियम और क्रिचॉफ का नियम काम करता है, जबकि दोस्तों इसमें ओम का नियम कार्य नहीं करता है। ओम नियम कार्य कार्य नहीं करता है, यानी कि इसमें ओम नियम कार्य नहीं करता है। ऐसे उपकरण जिसमें ओम नियम कार्य नहीं करते हैं वो आपके एक्टिव उपकरण कहलाते हैं। एक्टिव उपकरण और कौन से होते हैं, एक्टिव उपकरण वो होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, जबकि ये तो ऊर्जा क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। ये ऊर्जा क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो भाई साहब ये सक्रिय के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, अब इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में आईसी, जितने भी डायोड है वो सारे के सारे, यूजेटी, मोसफेट, एससीआर, एफईटी, यूजेटी, डायक, ट्रायक, लॉजिक गेट, जितने भी दोस्तों होते हैं वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, एक्टिव पुर्जे होते हैं। जबकि निष्क्रिय पुर्जे में दोस्तों सीधा सीधा है, प्रतिरोध होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, आपके तंतु लैंप होता है, यहाँ पे दोस्तों लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर होता है, आपके मोटर होती है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर होता है। ये सब दोस्तों किस में आएंगे, ये आपके निष्क्रिय के अंदर, ये पैसिव के अंदर। इन्हीं को दोस्तों हम रेखिक कहते हैं। अरे इन्हीं को तो रेखिक कहते हैं, ये तो दोस्तों आपके क्या कहलाएंगे, अरेखिक
अरेखिक होते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, डायक आपका हो गया, मोस्फेट हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, एससीआर हो गया, ये तो आपके कौन सा है, ये तो आपके एक्टिव है, यानी ये तो एक्टिव है, सक्रिय यानी एक्टिव है। यहाँ पे हमारा बच गया कैपेसिटर। हमने कहा कि कैपेसिटर होता है कि नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन हमारा बोलो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाता है। अरे बोलो क्या हो जाता है लाडलो, डी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर, कौन सा 11 नंबर, सीआरओ। सीआरओ की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे सीआरओ तो मैं कहूंगा यहाँ पे कैथोड रे ओसिलोस्कोप, ओसिलोस्कोप होता है। तो किस मात्रा को मापा जाता है, तो दोस्तों यहां से कई सारी चीजें मापी जाती है। तो हमारा जो सीआरओ होता है, सीआरओ दोस्तों वैद्युतिक तरंगों को एक स्क्रीन पर पर्दे के रूप में मापा जाता है। दोस्तों यहां से आपसे पूछा जाएगा कि सीआरओ का जो दिल होता है, वो सीआरओ का दिल कौन सा होता है, सी आर टी होता है, यानी कैथोड रे ट्यूब होती है, कैथोड रे ट्यूब होती है। दोस्तों इसका जो पर्दा होता है, यानी कि ये हमारी जो ट्यूब होती है इस प्रकार से दोस्तों होती है। यहाँ पे दो प्लेट होती है दोस्तों, एक क्षैतिज प्लेट होती है, जो क्षैतिज प्लेट होती है वो तो एक्स होती है, और ऊपर नीचे जो होती है यहाँ पे दोस्तों वाई प्लेट होती है। इसलिए सीआरओ को एक्स वाई प्लॉटर भी कहते हैं। सीआरओ को क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लॉटर के नाम से भी जाना जाता है। सीआरओ दोस्तों यहाँ पे किसका करेगा, तो आवर्ती का मान ज्ञात करेगा। यहाँ पे प्रेरकत्व, प्रतिरोध, फॉर्म फैक्टर, यहाँ चालकता, तो दोस्तों इनका तापमान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यहाँ आवर्ती की क्या की जाती है, गणना की जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो डिस्प्ले होती है, इस डिस्प्ले पर दोस्तों जो पैटर्न तैयार होता है ना, ये पैटर्न तैयार होता है, ये पैटर्न इस प्रकार से तैयार होता है, और इस पैटर्न को कहते हैं लिसाजू पैटर्न। क्या कहते हैं, लिसाजू, लिसाजू पैटर्न। ये लिसाजू पैटर्न होता है जो इस डिस्प्ले पर, ये जो डिस्प्ले होती है, इस डिस्प्ले पर दोस्तों इस प्रकार की आकृति तैयार होती है, और ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं, तो 90 डिग्री पर दोस्तों ये काटते हैं। तो ये लिसाजू पैटर्न दोस्तों तैयार होता है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा, ए ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर, ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए, नमी में प्रवेश को रोकता है, ऊष्मा को वायुमंडल में स्थानांतरित करता है, आंतरिक दबाव को मुक्त करता है, आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रण करता है, तेल के संकुचन और विस्तार में सहायता प्रदान करता है। सबसे पहले ये देखिएगा कि कंजर्वेटर क्या होता है और कहां लगा होता है। जब तक हमको बेसिक का ही पता नहीं होता है, अरे हम कैसे कर देंगे यार, जब हमको यही पता नहीं होता है कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर लगा कहां होता है, हम कैसे कर देंगे। यहाँ पे ये होता है आपका मेन टैंक, ठीक है, उस मेन टैंक इस प्रकार से, ये मेन टैंक, इसके ऊपर भाई साहब दो पाइप होते हैं, और दो पाइपों के द्वारा एक यहाँ पे ऐसा भाग होता है, इसको कहते हैं हम कंजर्वेटर। ये होता है आपका कंजर्वेटर, ठीक है। यहाँ कंजर्वेटर से एक बोतल सी लटकी होती है, जिसको कहते हैं भाई साहब यहाँ पे हम ब्रीदर, क्या कहते हैं, ब्रीदर। इसी के अंदर भरी होती है सिलिका जेल, जिसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड रासायनिक नाम से जाना जाता है। जो नमी इससे हवा जाएगी, यहाँ से हवा जाएगी अंदर की ओर, उसकी नमी को क्या करेगी, अवशोषित करने का कार्य करती है। यहाँ पे एक ट्रैक्टर का साइलेंसर की तरह दोस्तों यहाँ पे होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन वेंट। क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। एक दोस्तों यहाँ कंजर्वेटर और इसके बीच में, और यहाँ पे ये होते हैं हमारी रिले, यानी कि दोस्तों कौन सी, तो मैं कहूंगा बकोल्ज। तो बकोल्ज रिले दोस्तों ये होती है। अब कंजर्वेटर का काम सुनो, यहाँ पे जब इसके ऊपर भाई साहब लोड का मान बढ़ जाता है, ये तो दोस्तों यहाँ पे होती है हमारी क्या, कूलिंग पाइप होते हैं। जब इसके ऊपर लोड का मान बढ़ जाता है, तो तेल का आयतन दोस्तों क्या होता है, फैलता है। फैलता है तो उसको लिए स्थान जगह चाहिए भाई साहब, उसको स्थान ग्रहण करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये आधा तो भरा हुआ है, ऑलरेडी आधा भरा हुआ है दो पाइपों के द्वारा, यहाँ पे तो आधा भरा हुआ है। तेल का आयतन फैलेगा फैलेगा तो तेल का आयतन ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों लोड कम हो गया, ठंडा हो गया, यानी वो लोड हट गया, तेल होगा ठंडा, ठंडा होगा तो इसमें कम पड़ेगा, इसमें कम पड़ेगा तो ऊपर से तेल की क्या करेगा, नीचे आपूर्ति करेगा। तो यानी कि यहाँ पे तेल ज्यादा होने पर ले लेता है और कम होने पर दे देता है। तो ये क्या करता है, इमरजेंसी का काम करता है, इसीलिए इसको रिजर्व टैंक कहते हैं,
इसको रिजर्व टैंक के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, एक रिजर्व टैंक होता है। अब देखो, नमी के प्रवेश को रोकता है, नमी के प्रवेश को रोकेगा कौन, ब्रीदर। तो ये तो ब्रीदर का काम है, ठीक है। और ऊष्मा को वायुमंडल में स्थानांतरित करता है, जी नहीं, ऊष्मा को वायुमंडल में स्थानांतरित करता है, ये कूलिंग का काम हो गया, कूलिंग पाइप, कूलिंग पाइप। आंतरिक दबाव को मुक्त करता है, आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित करता है, और तेल संकुचन और विस्तारित, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, और विस्तार का मतलब होता है फैलना में सहायता करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन हो जाएगा यार ये, ठीक है। नो डाउट दोस्तों, एक एक कड़ी से कड़ी जोड़ते रहना, मजा आ जाएगा, ध्यान रखना। 13 नंबर, डीसी मोटर का नाम बताओ भाई साहब। डीसी मोटर भाई साहब तीन ही तो प्रकार की है यार। एक तो श्रेणी मोटर, श्रेणी मोटर में ये आर्मेचर, और यहाँ पे इसके श्रेणी में क्या जोड़ दो, फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ जोड़ दो सप्लाई, ठीक है। ये दूसरी यहाँ पे पढ़ो आप संट, तो दोस्तों यहाँ पे, अरे यार संट, तो यहाँ पे हमारा आर्मेचर, आर्मेचर के समांतर में पतले तार अधिक लपेट की क्या दे दो, वाइंडिंग, और इसे दे दो दोस्तों यहाँ पे सप्लाई। ये लो, ये हमारी संट हो गई। एक होती है दोस्तों कंपाउंड, लेकिन दो प्रकार की होती है, एक डिफरेंशियल और एक कम्युलेटिव हो जाती है, मैं दोनों ही बता देता हूं। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कंपाउंड, और एक होती है यहां पे क्यूम्यूलेटिव, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड। अब दोस्तों डिफरेंशियल का मतलब होता है कि यहाँ पे इस वाइंडिंग में जो लपेटों की संख्या है ना, वो आपके देखो, यहाँ पे जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है वो दो भागों में टूटती है, एक आर्मेचर के श्रेणी में होती है और एक आर्मेचर के दोस्तों समांतर में लगाई जाती है। अब यहाँ पे दोनों में दोस्तों ये घुमाव है वो एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, ठीक है। तो ये विपरीत है, तो ये हमारी हो गई डिफरेंशियल। कौन सी हो गई, डिफरेंशियल, तो ये आर्मेचर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक वाइंडिंग तो ये हो गई संट फील्ड यहाँ पे, और एक वाइंडिंग हो गई सीरीज फील्ड, और ये हमारा आर्मेचर हो जाता है। और यहाँ पे हम सीधे सप्लाई से जोड़ देते हैं। यहाँ पे इसमें घुमाव और इसके घुमाव दोनों सेम है, और सेम होने के कारण ये कम्युलेटिव है, यानी कि यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स जुड़ने वाले स्वभाव का होता है। यहाँ पे दोस्तों जो फ्लक्स होगा ये एस एच और आपका एस ई फ्लक्स दोनों जुड़ेंगे, जबकि यहाँ पे दोस्तों एस एच यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, एस ई हो जाएगा। तो यहाँ पे विपरीत होगा, और यहाँ पे जुड़ने वाले स्वभाव का होगा। डायग्राम पेश कीजिएगा, तो यहाँ पे आर्मेचर, और ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, सॉरी संट वाइंडिंग हो गई। संट वाइंडिंग को दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन कम पढ़ लो, लेकिन पढ़ो ऐसा जो एक में कल्याण हो जाए। तो यहाँ पे ये E1, ये E2, यहाँ पे A1, ये E2, यहाँ पे D1, ये D2, ठीक है। और कौन सा बचा, ये हो गया आर्मेचर का, हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारा हो गया दोस्तों। तो राइट ऑप्शन, ये तो हमारी संट मोटर है, तो डीसी संट मोटर। और डीसी संट मोटर दोस्तों नियत गति पे चलती है, नियत फ्लक्स होता है, इसलिए इसको नियतांक फ्लक्स मोटर के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसको नो लोड पर प्रचालित किया जाता है, जबकि डीसी सीरीज को पूर्ण लोड पर प्रचालित किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा प्रश्न आता है 14 नंबर, प्राथमिक उपचार में पीड़ित को सीपीआर की आवश्यकता हो सकती है, जिसका पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों मेरे दोस्तों सीपीआर देखा जाए तो एक कृत्रिम श्वास विधि होती है। और दोस्तों यहाँ पे कृत्रिम श्वास विधि की मैं बात करूं एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक होती है हमारे पास में सिल्वेस्टर, ठीक है। एक होती है दोस्तों कौन सी, सेफर। एक होती है दोस्तों मुंह से, मुंह में हवा भरना। एक होती है दोस्तों मुंह से नाक में हवा भरना। और 5 नंबर की होती है सीपीआर, ठीक है, इस पद्धति से।
इस सिल्वेस्टर विधि का जो नाम होता है दोस्तों, यहाँ पे सिल्वेस्टर विधि का जो काम होता है, ये जब आगे की ओर चोट लग जाती है तो पीड़ित को पीछे की ओर लिटाया जाता है, तो वहां पे प्रयोग करते हैं। सेफर जो विधि होती है, इसमें दोस्तों पीठे के पीछे की ओर चोट लग जाए तो पेट के बल यानी सीने के बल लिटाया जाता है। यहाँ पे मुंह से मुंह में, इसको दोस्तों लाबोर्ड विधि के नाम से जाना जाता है। लाबोर्ड, तो लाबोर्ड विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है दोस्तों जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है या श्वास लेने में अधिक परेशानी होती है, तब हम इसका उपयोग करते हैं। एक होती है मुंह से नाक में दोस्तों, इसका उपयोग तब किया जाता है तो मुंह में चोट हो जाती है। और एक वेरी मोस्ट आती है हमारी सीपीआर दोस्तों, इसमें दोस्तों जब आपके हृदय की जो गति के अंदर रुकावट आ जाता है तो यहाँ पे सीने को जोर से बार बार से दबाया जाता है, तो ये सीपीआर विधि होती है। सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। तो दोस्तों कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है, तो यही है। ये तो कॉमन है, कार्डियो प्रैक्टिस है, यहाँ प्रीमिटिव है या कंट्रोल है, तो यही है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन दोस्तों। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? ए ऑप्शन हो जाता है। एक प्रश्न के साथ में इतने सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यही मतलब होता है सीरीज का ऑब्जेक्ट। नहीं तो ये मतलब थोड़ी आए एक चिन्ह लगा दिया साहब ये हो गया काम, तो ये काम नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। पढ़ो इस कदर से एक क्वेश्चन के साथ में कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये सीरीज अच्छा लगे, कंटिन्यू लगे, तो एक बार लाइक जरूर कर देना, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कितने स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं और अपनी प्रेजेंट लगाते हैं। और एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिख देना ताकि आपको वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। आइए 15 नंबर हम देखते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? किसमें? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है धातु लेपन दोस्तों, और धातु लेपन के लिए दोस्तों हम शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अलग से उत्तेजित डीसी शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर हो गया, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हो गया, कम्युलेटिव कंपाउंड हो गया, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव कंपाउंड हो गया। तो भाई साहब शंट शंट ये बैठा ना, तो पृथक उत्तेजित उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा शंट तो है ना। तो यहाँ पे शंट जनरेटर दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए दोस्तों क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। क्लियर यहाँ पे? आइए सीरीज जनरेटर का दोस्तों केवल उस जगह प्रयोग किया जाता है जो आपके डीसी पारेशन लाइन होती है, तो उसमें पावर फैक्टर ड्रॉप हो जाता है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए इसको बूस्टर के रूप में दोस्तों हम क्या करते हैं? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और डिफरेंशियल का दोस्तों हम प्रयोग करते हैं जो वेल्डिंग मशीनें होती है वहां पे दोस्तों हम आर्क वेल्डिंग के लिए हम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, 4 पोल है, डायनमो कुंडलन में 600 कंडक्टर यानी 600 चालक होते हैं और ये 1000 आरपीएम पर चलता है और लेप वाउंड है, तो इसमें फ्लक्स दोस्तों 0.064 वेबर है। प्रेरित ईएमएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों डायनमो की बात है, प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको सूत्र होना चाहिए E बराबर फाई जेड एन पी अपॉन में 60 ए। क्लियर दोस्तों यहाँ पे? क्लियर यहाँ पे? अब दोस्तों यहाँ पे 4 पोल यानी P बराबर कितना है? 4 बराबर सॉरी P बराबर कितना है? 4 है। कंडक्टर यानी Z बराबर कितना है? 600 हो गया और यह 1000 आरपीएम पर यानी N बराबर दोस्तों गति कितनी हो गई? 1000 हो गई। और फ्लक्स यानी कि सीधा सीधा सा फ्लक्स भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.064 वेबर है और प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आपको ए भी तो चाहिए, तो ए चाहिए, तो ए तो भाई साहब किस पे डिपेंड करता है? वाइंडिंग पे। वाइंडिंग कौन सी है? वाइंडिंग कौन सी है? फटाफट निकालो। डायनमो में कुल कंडक्टर है तो यह चलता है लेप वाउंड, यहां से निकलेगा। और लेप वाउंड में मैंने आपको बताया कि भाई साहब जहां भी लेप आता है तो ए बराबर क्या होता है? पी। तो ए बराबर पी 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 4, ठीक है। बस ऐसे निकालो, फटाफट निकालो भाई साहब पूरा। तो अब रखो, देखो धड़ाधड़ रखो, तो बोलो फाई कितना है? तो यहाँ पे कहूंगा 0.064। क्लियर? जेड बोलो, जेड बोलो 600 है कि नहीं है? है। एन बोलो कितना है? 1000 है। यहाँ पे पी बोलो कितना है? 4 है। यहाँ पे 60 आ गया और ए बोलो कितना हो गया? 4 हो गया। अरे क्लियर ना? तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट को उड़ाओ, 3 संख्या के बाद है तो 1 2 और 3। क्लियर? ऊपर के ऊपर उड़ा दो, 1 0 से 1 0, 6 से 6 उड़ा दो यानी 10, 4 से
4। अब बचा कितना, 10 इंटू 64 तो 640, 640 वोल्टेज। मैच करो मैच करो मैच करो, 640, 640 डी ऑप्शन। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया, मजा आ रहा है। बस तो धड़ाधड़ करो। 17 नंबर, 1 जूल प्रति कुलाम खालिस्तान के बराबर है। तो भाई साहब जूल प्रति कुलाम, अब ये देखो क्या है, एक शब्द होता है विभव, एक शब्द क्या होता है, विभव। विभव क्या होता है दोस्तों, यहां पे अपन कहते हैं एक पॉइंट होता है और इसको हम कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं, अनंत बिंदु कहते हैं। अनंत बिंदु पर दोस्तों एक क्या होता है, आवेश। क्या होता है, आवेश। और हम ये कहते हैं किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। एक पॉइंट है अनंत, एक इस बिंदु पर क्या है, आवेश क्यू, तो इस क्यू को नीचे तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाता है। तो मैं कहूंगा दोस्तों विभव बराबर कार्य, विभव बराबर कार्य बटा क्या होता है, आवेश होता है। अरे आवेश होता है तो विभव को क्या, V, कार्य W, आवेश सॉरी आवेश क्या है, Q। ये तो हो गया। अब इनका मात्रक लिखो, तो V का मात्रक वो हो गया वोल्ट, हो गया ना वोल्ट। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। आ गया निचोड़, बस टेंशन मत करो, देख लो चाहिए। यहां पे क्या कह रहा है, जूल प्रति कुलाम। अरे जूल प्रति कुलाम, जूल प्रति कुलाम कौन है, पड़ोसी। पड़ोसी कौन है, वोल्टेज। ठोक दो वोल्टेज, 1 वोल्टेज, कल्याण। बस ऐसे आपको निकालना है धड़ाधड़। लेकिन अब ये निकालने के लिए भाई साहब ये याद तो होना चाहिए ना कम से कम। अरे भाई कम से कम याद होना चाहिए, 1 एम्पियर तो I बराबर V बटा R। तो यानी कि हम कहेंगे वोल्टेज और प्रतिरोध का अनुपात ही ये है। यहां ओम के लिए आ जाए तो ओम के लिए बोल देंगे V बटा R, सॉरी V बटा I। यहां पे ये वोल्टेज और धारा का अनुपात ये हो जाएगा सीधा, ठीक है। एक होता है P बराबर ये VI, तो वोल्टेज और ये आ जाएगा सीधा सीधा, यहां से निकल जाएगा हमारा वाट के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें आराम से निकाल सकती है कि जब हम आराम से एक एक पॉइंट को तैयार करें। ऊपर ऊपर से पढ़ने से भाई साहब पार नहीं पड़ेगी, आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। किरचॉफ ने खालिस्तान के लिए नियम दिया। भाई साहब किरचॉफ क्या है, भाई साहब किरचॉफ, किरचॉफ, ठीक है। अब किरचॉफ ने 2 नियम दिए, एक होता है केसीएल, केसीएल, केसीएल का मतलब किरचॉफ करंट लॉ। एक होता है आपका केवीएल, केवीएल को भाई साहब हम क्या कहते हैं, दूसरा नियम। इसको क्या कहते हैं, पहला नियम। इसी को दोस्तों हम गांठ नियम भी कहते हैं, इसी को बिंदु नियम भी कहते हैं, इसी को नोड नियम भी कहते हैं, इसी को इसको दोस्तों केवीएल, केवीएल को दोस्तों यहाँ पे मेष नियम, कौन सा, मेष नियम कहते हैं। इसी को हम लूप नियम भी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा केसीएल है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो हम कहेंगे भाई आवेश संरक्षण पर काम करता है। जबकि दोस्तों सॉरी ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है यहाँ पे, जबकि यहाँ केसीएल जो होता है आवेश संरक्षण पर काम करता है। दोस्तों केसीएल नियम सीधा सीधा कहता है कि किसी भी बिंदु पर आने वाली धारा और बिंदु से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी सिग्मा आई बराबर कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। जबकि ये क्या कहता है, किसी भी परिपथ में, यानी कि मेरे लाडलो किसी भी परिपथ में, जैसे ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, ये वोल्टेज खर्च करेगा, ये भी वोल्टेज खर्च करेगा, दोनों वोल्टेजों को जोड़ दो वो इस वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होता है। यानी दोस्तों सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर होता है। तो दोस्तों ये केसीएल होता है, ये आपका केसीएल और ये केवीएल। तो यहाँ पे केवीएल तो दूसरा नियम है, केसीएल आपका पहला नियम होता है, जिसे गांठ नियम, बिंदु नियम, नोड नियम, पॉइंट नियम आदि नामों से जाना जाता है। ये कहता है किरचॉफ ने खालिस्तान के लिए नियम दिया। भाई साहब यहाँ पे ये धारा के लिए है, अरे ये किसके लिए है, ये वोल्टेज के लिए है। धारा और वोल्टेज के लिए है, धारा और वोल्टेज दोनों के लिए है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अरे एक चीज थोड़ी बताए भाई साहब, पांच चीज इसमें है, 5-7 चीज इसमें है, 10-12 क्वेश्चन एक ही प्रश्न से तैयार हो गए आपके। एक प्रेरक, प्रेरक बोले तो चौक,
खालिस्तान में परिवर्तन का विरोध करता है। भाई चोक क्या है? चोक सीधे तार को मोड़ करके एक कुंडली बनाई जाती है, चोक कहलाता है। चोक जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को किसमें, तो हम कहेंगे ये चुंबकीय ऊर्जा के अंदर क्या करता है, चुंबकीय ऊर्जा को क्या करता है, एकत्रित करता है। और एकत्रित करने का जो सूत्र होता है 1/2 LI का स्क्वायर होता है। यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा। किरचॉफ जो प्रेरक जो होता है ये क्या करता है, परिपथ में जहां भी लगाया जाता है तो प्रारंभिक वोल्टेज को अति उच्च करता है, दूसरा धारा को कंट्रोल करता है, तीसरा दोस्तों जो आपके रेक्टिफायर होता है उसमें फिल्टर का दोस्तों कार्य करता है। यहाँ पे प्रेरक के अंदर एक गुण पाया जाता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो प्रेरक है उसे दोस्तों प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस, जो हमारी एसी धारा होती है ना, ये एसी धारा के दोस्तों जो मान होते हैं, मान ऐसे चल रहे हैं भाई साहब, और मान बार बार परिवर्तित हो रहे हैं, और मान के परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करने वाला जो गुण होता है उस गुण को क्या कहेंगे, यानी परिवर्तन के, यानी मान के परिवर्तन होते हैं, मान के परिवर्तन में जो बाधा उत्पन्न करता है उसी को दोस्तों प्रेरकत्व कहते हैं। और प्रेरकत्व का दोस्तों प्रतीक जो होता है ना, प्रतीक जो होता है वो L होता है, और मात्रक जो होता है वो मेरे दोस्तों क्या होता है, हेनरी होता है, जिसको हम S से दर्शाते हैं। किससे? हेनरी यानी S से दर्शाते हैं। यहां पे प्रेरकत्व क्या करता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है भाई, धारा परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करता है। तो धारा परिवर्तन का दोस्तों क्या करता है, ये विरोध करता है। ये कहता है विरोध का कर रहा है तो हम कहेंगे धारा परिवर्तन का विरोध करता है। वोल्टेज विरोध करेगा, ये वोल्टेज का विरोध कौन करेगा, तो मैं कहूंगा कैपेसिटर का विरोध करेगा। ये प्रतिरोध जो भाई साहब होता है इसका प्रतीक R होता है, मात्रक आपका ओम होता है, और ये ऊष्मा के रूप में विद्युत को नष्ट करता है, ऊष्मा के रूप में नष्ट करता है। कैपेसिटर के अंदर जो गुण पाया जाता है धारिता यानी कैपेसिटेंस होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराड होता है। ऊर्जा यानी एनर्जी होती है, और एनर्जी दोस्तों, एनर्जी की इकाई क्या होती है, तो एनर्जी की इकाई क्या होती है, तो सीधा सीधा से याद रखना, जूल होती है। क्लियर? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों प्रेरक एक उपकरण है, प्रेरक में जो गुण पाया जाता है उसे प्रेरकत्व या इंडक्टेंस कहते हैं। और प्रेरकत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पे एंडरसन। दूसरा दोस्तों यहीं पे हम बात करते हैं, यहाँ पे मैक्सवेल का प्रयोग करते हैं। और तीसरा दोस्तों यहीं पे प्रयोग करते हैं एंडरसन, मैक्सवेल और हे। तो यहाँ पे इन 3 मीटर के द्वारा दोस्तों हम प्रयोग करते हैं। एंडरसन दोस्तों निम्न प्रेरकत्व, मैक्सवेल दोस्तों मध्यम प्रेरकत्व, और हे जो होता है ये उच्च प्रेरकत्व के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। 20 नंबर, डीसी जनरेटर की ओपन सर्किट विशेषता को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। भाई साहब ये पहले ही क्लियर कर दिया कि ओपन सर्किट तो ये तो टूटी पड़ी है, ओपन सर्किट तो ये तो नो लोड विशेषता हुई नहीं भाई, टूटी पड़ी है तो लोड है क्या, नहीं है। जब लोड ही नहीं है तो सीधा सा आ गया, यानी नो लोड विशेषता को दोस्तों जाना जाता है। यहां पे 21 नंबर, ±1% की प्रतिरोध सहिष्णुता का मतलब होता है दोस्तों सहनशीलता, और सहनशीलता को हम कहते हैं यहाँ पे टॉलरेंस के लिए अक्सर कोड होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास में कई सारे शब्द है। तो यहाँ पे जो हमारी टॉलरेंस होती है उसको एक तो ध्यान रखना प्लस माइनस और परसेंटेज में दर्शाते हैं, तो सभी के आगे क्या लगेगा, परसेंटेज ये लगेगा। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे जो एफ की होती है वो ध्यान रखना 1 होती है, जी की कितनी होती है 2, यहाँ पे एच की 3, इसकी दोस्तों आई की हो जाएगी 4, जे की कितनी हो जाएगी 5,
के की कितनी हो जाएगी 10, इसकी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 15, इसकी हो जाएगी दोस्तों 20 और इसकी हो जाती है 30% दोस्तों होती है। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 1% पूछ रहा है तो 1% की दोस्तों एफ होती है, तो राइट ऑप्शन तो हमारा ये हो जाएगा। बाकी दोस्तों इनकी भी देख लीजिए, जे की दोस्तों 5 होती है और दोस्तों यहाँ पे के की कितनी होती है 10 होती है, एम की दोस्तों 20 होती है और जी की कितनी होती है, जी की दोस्तों 2% होती है। तो इनके बारे में भी दोस्तों पूरा डिटेल से निकल गया। जरूरी थोड़ी है अभी तो एक पूछा है, यहाँ पे दोस्तों कैसे भी पूछ सकता है, वो कैसे भी पूछ सकता है। तो आपको पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं 22 नंबर। और दोस्तों 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वेट ग्राइंडर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। पहले तो ये पता लगाओ वेट ग्राइंडर क्या है। तो हम कहते हैं वेट ग्राइंडर, ग्राइंडर का मतलब पीसना दोस्तों। वेट ग्राइंडर, क्या मैं चक्की कह सकता हूं? जी हाँ। तो दोस्तों यहां पे मैं कहूंगा चक्की। चक्की कौन सी? आटा चक्की, आप पवन चक्की भी कह सकते हो। तो आटा चक्की, अब आटा चक्की होती है तो आटा चक्की में कौन सी मोटर होती है गुरुजी? घर में लगाते हैं, घर में भी लगाते हैं हम। एसी मोटर होती है, एसी मोटर होती है, एसी मोटर होती है। तो एसी तो सारी है, काफी सारी है, ठीक है। एसी मोटर होती है, सिंगल फेज होती है। घरों में सिंगल फेज यूज करते हो ज्यादातर, क्योंकि ग्राइंडर है तो ग्राइंडर सिंगल फेज भी होता है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा सिंगल फेज। और सिंगल फेज के अंदर भी जाएं तो दोस्तों कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर भी 3 प्रकार की होती है। कैपेसिटर 3 प्रकार की है, कैपेसिटर स्टार्ट, स्थायी कैपेसिटर, और कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। जो चक्की के अंदर जो प्रयोग होती है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग करते हैं, उसमें 2 कैपेसिटर लगाए जाते हैं, एक रनिंग का, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो यहां पे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर करेंगे तो दोस्तों पीएमडीसी मोटर, रिपल्सन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर और पीएमडीसी मोटर और रिपल्सन मोटर, ये कैंसिल आउट हो गई, रिपल्सन हो गई, ये हो गई। अब दोस्तों सिंक्रोनस मोटर करते नहीं है। अब हम बची कौन से हमारे पास? सिंगल फेज, क्योंकि दोस्तों सिंगल फेज के अंदर ही तो कैपेसिटर है और कैपेसिटर के अंदर ही कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर है। अब पर्सनल तो दी नहीं, लेकिन ये तो दे दिया ना, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? ये हो जाता है दोस्तों सिंगल फेज मोटर। अब देखो यहाँ पे क्लियर नहीं कहा, लेकिन ज्यादातर हमारे घरों के अंदर जितनी भी मशीनें जो होती है वो सारी सिंगल फेज पे प्रयोग होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे टेस्ला खालिस्तान की यूनिट है, यानी कि यूनिट का मतलब होता है दोस्तों मात्रक। यानी कि वो कह रहा है कि टेस्ला एक मात्रक है, और ये मात्रक किसका है? तो भाई ये जो टेस्ला मात्रक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक है वो टेस्ला है, और इसी का एक मात्रक होता है दोस्तों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का है, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का प्रतीक क्या है? बी होता है। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो आपका सीधा सीधा हो गया फ्लक्स। जी, फ्लक्स का क्या होता है? तो वेबर होता है। और धारिता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे फैराड। ठीक है, तो राइट ऑप्शन तो आपका यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे पारगम्यता। पारगम्यता का मतलब होता है परमेबिलिटी, परमीबिलिटी, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी यानी। अब दोस्तों परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे पारगम्यता इसको कहते हैं, पारगम्यता, परमेबिलिटी, जिसे हम चुंबकशीलता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चुंबकशीलता। अब दोस्तों इसका जो प्रतीक होता है ना, प्रतीक जो होता है, इसका प्रतीक क्या होता है? म्यू। इसका प्रतीक क्या होता है? म्यू। अब दोस्तों मैं बात करूं यहां पे मात्रक की, तो मात्रक कोई नहीं, मात्रक कोई नहीं, लेकिन जो चुंबकशीलता होती है ये 2 प्रकार की होती है। ये चुंबकशीलता 2 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों निरपेक्ष, निरपेक्ष, और एक होती है दोस्तों सापेक्ष। तो निरपेक्ष का मात्रक दोस्तों हेनरी प्रति मीटर, हेनरी प्रति मीटर, या फिर होता है दोस्तों एक वेबर प्रति एम्पियर टर्न मीटर, एम्पियर टर्न मीटर। 2 मात्रक होते हैं, जबकि सापेक्ष का दोस्तों कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, अब यहां तो दिया नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, लेकिन कोई तो करना पड़ेगा आपको। तो हेनरी प्रति मीटर, तो दोस्तों यहां पे हेनरी प्रति मीटर, अब हेनरी वाला भी नहीं है यहाँ पर, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, ये तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का हो गया। तो वेबर प्रति एम्पियर टर्न, वेबर प्रति एम्पियर टर्न। दोस्तों इसमें मीटर गायब है तो मीटर अपनी तरफ से लगा दो,
ये लो, राइट ऑप्शन बोलो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। और यहां पे 25 नंबर है, तीन चरण प्रेरण मोटर में विकसित टॉर्क, जो विकसित जो टॉर्क होता है किसके अनुपातिक होता है, जहां V लागू की गई वोल्टेज होती है। दोस्तों इसमें जो टॉर्क होता है ना, वो हमारे वोल्टेज के वर्ग के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। यहां पे ध्यान रखना। दूसरा जो रोटर है, रोटर का जो प्रतिरोध होता है उसके भी दोस्तों क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी रोटर का प्रतिरोध बढ़ेगा तो भी दोस्तों हमारा टॉर्क बढ़ता है। यानी रोटर का प्रतिरोध दोस्तों ज्यादा होना चाहिए, जिससे वहां पे टॉर्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं यहाँ पे, तो सीधा सीधा हो गया कि वोल्टेज के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है, कोण होता है, टॉर्क होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। ऐसे डेली के डेली हम क्या करेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे। अब दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब इस सेशन को कंटिन्यू हम जारी रखेंगे और मास्टर कैप्सूल के लिए आप दूसरे चैनल पर देख सकते हो, जो कि उस मास्टर कैप्सूल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।